अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़िशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है। सियासी अदम इस्तेहकाम तो एक बड़ा चैलेंज है ही, इसके साथ ही साथ मुआशी चैलेंज सर फहरिस्त है। अब मुआशी मामलात और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो IMF की तरफ देखा जा रहा है और अब खबर ये मिल रही है कि चीन से 2.3 अरब डॉलर्स भी पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने इसी ज़िमन में बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास दो रास्ते थे इक़्तिदार संभालते ही। एक तो ये था कि हम रिफॉर्म्स करते और इलेक्शन में चले जाते, जबकि दूसरा रास्ता ये था कि सख्त और मुश्किल फ़ैसले लेकर मईशत को संभालते। तो उन्होंने कहा हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाई है। तो अया सब हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों से हमने देखा आज जो बड़ी सनतों पर टैक्स लगाया उससे हमारी स्टॉक मार्केट कुछ मुश्किल में नज़र आई है। असद उमर साहब कह रहे हैं कि सुपर टैक्स सनती शोबे पर बड़ा हमला है, इससे मज़ीद महंगाई होगी। आपकी नज़र में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ये फ़ैसला कितना दुरुस्त है और क्या वाकई इससे अमीरों पर टैक्स लगेगा, गरीब पर बोझ कम पड़ेगा? देखिए, हमारी समझ से ये सारा कुछ जो हो रहा है समझ से बाहर आता है। आज जो बगलें बजाई जा रही हैं कि जो वो चाइना से लोन मिल गया, कमर्शियल लोन है, बैंकों से मिला है और कह रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं बढ़ गए हैं। ज़र फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स पहुँचे हैं $10 बिलियन और 2.5 महीने पहले $20 बिलियन थे। वो 10 बिलियन कहाँ गए? टैक्स बेस आपका एक्सपैंड कर रहा था। एक्सपोर्ट्स आपके रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में इतने नहीं थे। इंडस्ट्री खुश थी। फैसलाबाद की वो चल रही थी जो पहले बंद पड़ा करती थी वो तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे उखाड़ पिछाड़ करने का, ये पहले भी सवाल हम पूछ चुके हैं पर इसका कोई जवाब नहीं आ रहा। 3.5 साल रोना था, महंगाई इमरान खान ने मार दिया, PTI ने मार दिया, क्या क्या मतलब महंगाई के मौजू पे कौन से ड्रामे यहाँ पे नहीं होते थे। आज महंगाई को सख्त फैसले कहा जा रहा है। अब वो सख्त फैसले ले रही है, मुश्किल फैसले ले रही है। मतलब वो भी कौम पे एहसान कर रही है, मुश्किल फैसले। मतलब क्या आप कर रहे हैं? आगे क्या होना है किसी को नहीं पता। वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब रोज़ कुछ ना कुछ कह देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि देखें जी, पेट्रोल बढ़ा दिया है, डीजल बढ़ा दिया है और अवाम बाहर नहीं आए। अवाम बिल्कुल मतलब है कि उन फैसलों के साथ हैं। तो ये कोई बता नहीं, इमरान खान कौन सी चीज़ नहीं कर रहा था या खुश असलूबी से नहीं कर रहा था, जो आए हैं माहिर सियासत और माहिर माशियात जो हैं वो ये कर रहे हैं। वो भी टैक्स बदतदरीज बढ़ा रहे थे। ये जो है कि जी पेट्रोल का जो था नीचे आवाम को रिलीफ मिला, लेकिन वहाँ भी बढ़ जाने थे। तो ये कौन सा अफलातूनी काम अब हो रहा है जो पहले नहीं था? ये 20 बिलियन का रिजर्व आपके पास था, आज $2.25 बिलियन का चाइना से, चाइनीज बैंक से कमर्शियल लोन है जी। और यहाँ पे फतेह के शादियाने के हमें मिल गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को वो किया है। मतलब ये तमाशा कोई एक्सप्लेन तो करते हैं ना कि ये क्या है। और हर चीज़ का मलबा, और ये इस छोटे हद तक जा रहे हैं, हर गुनाह का मलबा इमरान खान पे डाल रहे हैं। अच्छा। इमरान खान ने कर दिया था। हम डिफॉल्ट की तरफ, कौन से डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे? जितनी नेगोशिएशंस IMF के साथ तब भी जारी थी, लेकिन इतने बेचारगी के माहौल में नहीं जितना कि ये कर रहे हैं। जितना IMF ने इनके कान मरोड़े हैं, ऐसे शौकत तरीन के साथ नहीं हो रहा था। अच्छा। वो अपनी बात मनवा रहे थे। वो अपनी बात उन्होंने यहां तक कहा था कि ये जो हम पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, ये हम फलाने पोर्टफोलियो से, फलाने मद से हम पैसे ला रहे हैं। और उन्होंने एक पैकेज IMF को दिया तो उस पर कोई एतराज नहीं हुआ था। IMF ने सिर्फ ये कहा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमें अश्योरेंस ले दें, गारंटी ले दें कि जो आप कह रहे हैं प्रोविंसेस से लेंगे। यहाँ पे आके प्राइम मिनिस्टर लेटा हुआ है और वो जो प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है वो तो मजाक अजीम बन गया है।
मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आप समझेंगे मैं कर्जा लेने है, मैं कर्जा लेने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वो पूरा आप देखें, वो आप किसी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट वाले को कहें और एक्टिंग करें, वो ऐसे ना बना सके जो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि आप समझेंगे कि मैं मांगने आ गए, मांगने नहीं आए, मजबूरी में। क्या ड्रामे आप कर रहे हैं और कौम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम जब थे, हम कोई इमरान खान के तरफदार नहीं हैं। इस प्रोग्राम में बैठ के हमने ऐसे ऐसे अल्फाज जब वो हुकूमत में थे इस्तेमाल किए। हम तो ये कहते ये चबल मार रहा है। हमने यहां तक कहा कि इनकी बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम कहते, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि उनकी हम जायज तनकीद करते थे तो ये जो अफलातून आ गए ये कोई ठीक कर रहे हैं, ये तो मुल्क के साथ मजाक बना रहे हैं। आपका खानदान आधा जो है करप्शन के केसेस में बाहर बैठा हुआ है, उनके बारे में तो कुछ नहीं है, उन पे कौन सा टैक्स लगेगा। नवाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर वगैरह यहाँ थे, इनका सालाना इनकम टैक्स कई साल में 2000 था, 3000 था, 4000 था। यार ये यहाँ पे हालत थी, उस पे वो टैक्स लगेगा। मतलब वो सारे जो आपका दामाद है, वो जो आपके भतीजे हैं, फलाने हैं, जो केसेस, जो प्राइम मिनिस्टर खुद है जिसके जमानती आप हैं, आप रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, भरी अदालत में कह के गए थे 6 हफ्ते के बाद आ जाएगा। वो 6 हफ्ते पता नहीं कौन सी बीमारी है, कौन सी कोई इंटरनेशनल किस्म की वो बीमारी है जिसका ना सुराग मिल रहा है, ना सिर ना पैर उसकी वो समझ आ रही है, और आप कौम को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं रोजाना की बुनियाद। ठीक है, तो कौम को बेवकूफ़ बना कौन रहा है? पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप सब कुछ करके गए। सलमान साहब, हम चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। मुआशी चैलेंज पर तो बात किया यास साहब ने, लेकिन एक सियासी चैलेंज का भी सामना है, अदम इस्तेहकाम है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो कहते हैं हमने तो सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचाई है। देखिए, आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा कि सियासत बड़ा चैलेंज है, कोई सियासत चैलेंज नहीं है। बात ये कि आपके पास जब पैसे हैं तो सारे मामला चलते हैं, और पाकिस्तान की मईशत यहाँ तक क्यों पहुँची, ये कोई एक हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, आपकी एक सियासी तारीख़ है। देखें, पाकिस्तान की मईशत कर्ज़ों की मईशत है, और ये एक बड़ी कौमी सियासी बदकिस्मती नहीं कि इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, वो क्रेडिट क्या लेते हैं कि जनाब हमें कर्ज़े मिल गए। और जब आप कर्ज़ों को क्रेडिट समझेंगे, और ये जो पाकिस्तान पर कर्ज़े चढ़े हैं और ये जो IMF ने हमें अपने चुंगल में फंसा रखा है, ये कर्ज़े तो IMF हुक्मरानों को देता है और लेता 22 करोड़ आवाम से है, भुगतने सबको पड़ते हैं, और फिर कहा जाता है जी बराह रास्त टैक्स नहीं लगते। कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं आपसे पूछता हूँ, कि माचिस से लेके खाने, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं लिया जा रहा है? सुपर टैक्स से आवाम आसानी हो जाएगी गरीबों के लिए। सुपर टैक्स की बात है तो आज की अपोजिशन वो किन की साइड ले रही है कि जी वो सनती अमल तबाह हो जाएगा। शौकत तरीन साहब का बयान चल रहा है हमारे यहाँ। बात यह है कि ये जिन पे टैक्स का नफाज हो रहा है ना, ये अरबों खरबों वाले हैं। अच्छा। ये वो हज़ारों या लाखों वाले नहीं हैं। और बात यह कि ये जो पिछले 4 साल का खसारा है, ये उसको पूरा करने की बात की जा रही है। मेरा सवाल ये है कि जी अगर इमरान खान साहब आज भी हुक्मरान होते तो ये क्या ये सारी शराइत पूरी ना की जाती? और क्या आपको याद नहीं है यहाँ पर एक माह पहले ये नहीं कहा जा रहा था इसी प्रोग्राम के अंदर कि ये सारी शराइत जल्दी मंजूर करें, चूंकि ये मंजूर करनी पड़नी है। तो बात यह कि जिन्होंने मुआहिदा किया था वो किस बुनियाद पे किया था? देखें, हमारा बड़ा अलमिया ये है कि हम जब अपनी हुकूमत चलाने के लिए मुआहिदे करते हैं, उस वक्त ये नहीं सोचा जाता कि ये हमने किसी को देना है, देना अगली हुकूमत ने है। तो इस वक्त देखें, एक बात जिस आज की हुकूमत को हम टारगेट कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की मईशत को रेड जोन से तो बाहर लाई है, लेकिन अपनी सियासत का उन्होंने दिवालिया कर लिया है। और ये बात इमरान खान साहब एक वक्त में तो सारा लोड डालते रहे, और फिर ये जो मुआहिदा किया किसने था? देखें, ये जो मुआहिदे करने वाले कौन लोग होते हैं? क्या वो सियासी लोग होते हैं? क्या वो लोगों को जवाबदेह होते हैं? क्या ये मिफ्ता इस्माइल और शौकत तरीन और डॉक्टर हफीज़ और इशरत हुसैन ये पाकिस्तान के बाद? मुझे तो अब पता चला कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब भी IMF में काम कर चुके हैं। अच्छा। बात यह कि ये लोग जब तक इनके अपने मुफादात जहाँ नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि जी मैं भी 20 करोड़ का टैक्स दूंगा। बात यह कि जब तक हिस्सा बहैसियत जुस्सा इनसे नहीं लिया जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का तो रगड़ा निकल गया है। महंगाई का तूफान है, तो इसका जिम्मेदार हम सिर्फ शहबाज शरीफ को करार नहीं दे सकते। मैं तो पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि 73 साल तक शहरी ज़रूरियात की कीमतें जहाँ तक पहुँची थी, 3.5 साल उनके देख लें, दुगनी तिगनी हुई। और अब वो जो महंगाई का आपकी नज़र में जिम्मेदार पीटीआई की गवर्नमेंट है?
नहीं, जिम्मेदार सारी हुकूमतें हैं। मैं तो आपको जो बात बता रहा हूँ आप समझ नहीं रही कि जी हुकूमतें अपने मामला चलाने के लिए लोन लेती है, भुगतना पाकिस्तान के अवाम को पड़ता है। और जहाँ तक आप सियासी बुरहान की बात करते हैं, क्या आज की अपोजिशन वो कौमी असम्बली के अंदर बैठी होती तो वहां पर बैठ के बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म उन्होंने क्या किया इस सिस्टम के अंदर, कि इस सिस्टम के अंदर से आप तो इक़्तिदार में आ जाएं तो वो ठीक है, जैसे तैसे आ जाएं, सीढ़ियां लगा के आ जाएं, पट्टे लगा के आ जाएं, और वो न्यूट्रल्स को आज टारगेट किया जा रहा है। बात ये कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बात ये कि आप जब तक हकीकत पसंदाना तर्ज़-ए-अमल अख्तियार नहीं करेंगे, एक तरफ से तो आपने इस्तीफे दे दिए, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, पंजाब की असम्बली में भी मौजूद है, पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत मौजूद है, भाई आप अपने तजादात ख़त्म करें। मैं समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर बैठी होती तो बजट पे कोई बात करने वाला होता, बजट पे कोई इस पर रद्द-ए-अमल देने वाला होता। कि शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बहुत, जो भी उन्होंने कहा है भाई अच्छी बात थी कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठते और वो हुकूमत का हाथ पकड़ते। बदकिस्मती ये है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा भी हैं, सिस्टम से सारे समराज भी से समेटते हैं, उसके बाद आप सिस्टम की तस्लील भी करते हैं। जहां तक आपने सियासी में इंतशार की बात की, ये तो इस मुल्क में इसी तरह ही चल रहा है। अच्छा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई शख्स इंतहाई संजीदगी से इकोनॉमी पे चार्टर की बात कर रहा है तो वो आज नहीं कर रहा, वो जब अपोजिशन लीडर था वो उस वक्त भी कर रहा था। और उसने आपको लगता है अब ये हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है इस कि संजीदा कोशिशों के नतीजे में रेड जोन से वो बाहर लेके आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर मलबा पड़ा है। क्या पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ दे पाएंगे? उन्होंने कहा कि ये सुपर टैक्स जो है हमने अवाम की रिलीफ के लिए दिया है। मुझे नहीं लगता, देखें बात ये कि आप एक जवाब बना रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला ना माजी के अंदर। मुझे आप बता दें, किसी एक चीज में बता दें कि इमरान खान साहब की, देखें हुकूमतें किसी एक बड़े पॉइंट पे, एक बड़े प्लस पे चलती हैं। क्या ये मुस्लिम लीग नून से ये आप क्रेडिट छीन पाएंगे कि उन्होंने कम से कम बिजली तो पूरी कर दी थी, और ये भी उन पे इल्जाम था कि उन्होंने बिजली ज्यादा पूरी कर दी है। ठीक है, तो शामिर साहब आपको क्या लगता है सुपर टैक्स के सिस्टम से गरीब आदमी का कितना भला हो जाएगा? और इसके साथ साथ ये भी खबरें चल रही हैं, वज़ीर आज़म साहब बारहा ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर ये फैसला किया कि आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। आपको लगता है कि IMF के साथ सेटलमेंट के बाद ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? देखिए, IMF के साथ सेटलमेंट के बाद यकीनन एक इस्तेहकाम आएगा। अच्छा। और कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि बेहतरी फौरी तौर पर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद पैदा ज़रूर होगी। और इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी, अभी उसकी बात हो रही थी कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा था और मईशत का पहिया चल रहा था, और दूसरी सिफात बयान की जा रही थी और कसीदा पढ़ा जा रहा था। ये बात दुरुस्त है, कई काम अच्छे हो रहे थे, लेकिन बुनियादी बात यह है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका पहाड़ खड़ा था। दरामदात बहुत ज़्यादा हो गई थी, बरामदात कम थी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात हैं मिलाकर भी आपका मामला नहीं हो रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 15, 16, 17 अरब डॉलर को छू रहा था। वो पैसे कहाँ से आने थे? जब आपने IMF से मुआहिदा किया तो जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी वहाँ से पूरी होनी थी, IMF मुआहिदा करता, उसके नतीजे में फिर आप दूसरे मालियाती अदारों और डोनर एजेंसीज की तरफ भी जाते, दोस्त मुल्कों की तरफ भी जाते। तो जब आपने मुआहिदा बीच में छोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, सब्सिडी पेट्रोल पर दे दी, और ऐसी सब्सिडी दी जिसकी कोई रकम आपके बजट में मौजूद नहीं थी, बल्कि मज़ीद 10% कम कर दी कीमतें, तो फिर वो IMF के साथ मुआहिदा टूटा या मुअत्तल हुआ। हादी हुकूमत है, वो भी ये इक़दामात कर रही है। ये कड़वी गोलियां हैं जो हमें निगलनी हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे, दोस्त मुल्कों से इमदाद नहीं लेंगे, IMF से मामला नहीं करेंगे, तो आपके यहाँ फिर तो अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, फिर आप श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, उससे भी बदतर हो सकते हैं। तो हमें हकीकत को समझना चाहिए। अगर हमें इकोनॉमी की समझ नहीं है, तो जिन लोगों को समझ है
उनकी बात तो हम सुन सकते हैं ना। तो हमें जब मईशत पर सियासत हो रही है तो हमें मईशत पर हमें भी सियासत नहीं करनी चाहिए या सहाफत नहीं करनी चाहिए। ठीक। और ये बात है, दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने बार बार मिसाके मईशत की ऑफर की थी, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। और आज भी दोनों जमातें जो हैं, या दोनों, एक इत्तेहादी हुकूमत है, दूसरी मुखालिफ है, वो ये समझ लें कि अगर मुल्क को आगे चलाना है तो आपको फैसले करने होंगे, अपनी गलतियां दुरुस्त करनी होंगी, पेट पे पत्थर बांधना होगा, आपको अपने रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। और ये जो 10% आज सुपर टैक्स लगाया गया है, ये 1 साल के लिए है, लेकिन आप देखिए इससे स्टॉक एक्सचेंज ने कैसे रिएक्ट किया है। जिन कंपनियों पे टैक्स लगा है उनके शेयर होल्डर्स जो हैं वो कपकपा रहे हैं। लेकिन ये जो आप जो भी इकदाम कर रहे हैं, ये जाहिर है बड़ी बड़ी कंपनियों पे ये टैक्स लगा है, लेकिन वो कंपनियां जो हैं जाहिर है वो अपनी जेब से तो नहीं देंगी, एग्जैक्टली किसी न किसी तौर अवाम को मुंतकिल करेंगी। तो जो भी सूरत हाल है, जद्दोजहद करनी है, गलतियों को दुरुस्त करना है, अपने अखराजात को कम करना है, अपनी बरामदात को बढ़ाना है, अपनी दरामदात को कम करना है, ठीक। यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आना है, यहाँ हालात पैदा करने हैं ऐसे, या हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, सियासतदानों में कोई मुरब्बत होनी चाहिए, कोई ताल्लुकात कार होने चाहिए। ठीक। ये दुश्मन मुल्कों की फौजें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। अगर ये दुश्मन मुल्कों की फौजों की तरह लड़ेंगे तो फिर मुल्क की मईशत का क्या बनेगा? ये ठीक तस्वीर है। कैसे यानी बात आप ये कह रहे हैं कि ओवर द और नाइट एक कुछ दूसरे भी को ठीक इल्जाम नहीं हो कैसे दे जाएगा, हमें सकेंगे? जिद्दोजहद करनी होगी और इंतजार करना होगा अच्छे वक्त का। लेकिन साफी साहब, हम एक तो हुकूमत की आईनी मुद्दत पर हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को क्यों बार बार ये बात कहने की ज़रूरत पेश आ रही है कि हमने फैसला किया आईनी मुद्दत पूरी करेंगे? क्या कोई इब्हाम है इस बात पर? और दूसरा, जो सुपर टैक्स लगा है, इससे अवाम पर बोझ बढ़ेगा या कम होगा? जी बहुत शुक्रिया। जो प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, यकीनी तौर पर इब्हाम की कैफियत तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब की जो जारहाना हिकमत अमली है उसके सामने ये एक दिफाई पोजीशन हुकूमत को इख्तियार करना उनकी मजबूरी है। इमरान खान साहब जो कुछ इस वक्त आवाम को बतलाना चाह रहे हैं उसमें बहुत सारी हकीकतें भी है। स्पेशली जो महंगाई के हवाले से वो जो बात करते हैं वो दिल को लगती है, और दिल को इसलिए लगती है कि हम सब महंगाई के मारे हुए हैं। उसके लिए कोई मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा उनको तबलीग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यकीनी तौर पर जो ख़दशा या उनको जो एक ख़तरा लाहक है, जो बार बार इसका इजहार कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनको ख़तरात नज़र आ रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है और शायद उनकी नज़र में भी यही होगी कि जो माशी मसाइल है वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। और आज जिस तरह बात की गई, स्पेशली अयाज़ अमीर साहब ने जो आगाज़ में जो गुफ्तगू की, वो बहुत ही गौर तलब है। ये जो हम कर्ज़े पे कर्ज़ा लेते जा रहे हैं और उस पर बगले भी बजा रहे हैं और उस पर खुश हो रहे हैं, और जिस तरह शामी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें अपने खुद इन्हिसारी के तौर पर बढ़ना होगा, उसके बग़ैर हम जो है मसाइल से नहीं निकल सकते, स्पेशली सियासी और माशी मसाइल से। तो जब हमारे पास एक चीन ने जो एक मोहब्बत का इजहार किया और भाईचारे का जो एक मुजाहिरा हुआ उनकी तरफ से, उनका शुक्रिया और दोनों हाथों पे उनको सलाम। लेकिन ये कर्ज़ा जिस तरह बताया गया कमर्शियल कर्ज़ा है, एक बैंकों की एक कंसोर्शियम ने पाकिस्तान की हालत पे तो शायद उनको अगर रहम आया होगा तो एक तो कोई मुआवजा ही होगा। कमर्शियल बैंक है, उन्होंने पैसा कमाने के लिए पैसा लगाया है। कोई बैंक आपको बग़ैर आमदन के, और जब उनको ये नज़र ना हो कि उनका ना आ रहा हो कि उनका पैसा भी वापस होगा और सूद समेत वापस होगा, तो तब ही वो कर्जा जारी करते हैं।
जी बहुत ये सख्त शराइत है और उसमें जब अगर ये सूद बर वक्त अदा नहीं किया जाए, अभी तो बहुत सारी तफसीलात हमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने नहीं बताए, अगर बर वक्त हम इस कर्ज़े की वापसी में नाकाम रहेंगे तो सूद दर सूद हमें अदायगी करनी पड़ेगी और वो अदायगी ज़ाहिर है मिफ्ता साहब की जेब से नहीं होगी और ना ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी जेब से वो देंगे और मेरी और आपके चमड़ी से उसको उधेड़ के निकाला जाएगा और वसूल किया जाएगा। तो ये जो बात है एक तो हमें ठीक है जो रेड जोन से अगर हम जिस तरह बात की गई, सलमान गनी साहब ने बात की कि हम रेड जोन से निकल आए हैं, लेकिन रेड जोन में मेरे ख्याल में अब भी उससे आगे भी मनाजिल जो है बहुत सख्त है माशी तौर पे। तो जो ख़दशात नज़र आ रहे हैं हुकूमत को और जो बार बार वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने की बात कर रही है, हमारी तो ख्वाहिश ये PTI की हुकूमत के लिए भी थी कि वो भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत का पौधा जो है हर 2-3 साल बाद उसको उकाड़ा जाता है और उसके जो भी जो उसकी वजूहात या उसके लिए तौज़ियात जो पेश की जाती है उसकी अपनी जगह पे, लेकिन जमहूरियत का पौधा जब आप बार बार उकाड़ के इस गरज के लिए देखते हैं कि क्या इस पौधे के जड़ें फर्दर बड़ी है या निकली है, तो पौधा तो मुरझा जाता है, वो तो ख़त्म हो जाते हैं, तसलसल कायम नहीं रहता। तो इसी तरह हम ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का अल्लाह करे कि उनके ख़दशात दुरुस्त ना हो, उनकी हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी करे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी यही दुआ भी है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत और उनको लाने वाले जिस एक अच्छी उम्मीद दिला के उनको लाए थे, अल्लाह करे वो पूरी हो जाए। जो इमरान खान साहब पे उनकी नाअहली पे जो बात हो रही थी और उनको जो लान तान उनकी टीम को माशी टीम को किया जा रहा था, तो अभी तो उससे ज़्यादा जो है मुफ्ता इस्माइल साहब को लोग जो है हाथ उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। तो ये अगर इनसे नहीं हो सकता था, जिस तरह हमने पहले भी इस प्रोग्राम पे इस फोरम पे कई दफ़ा कहा, तो उनको सोच समझ के ये फैसला और ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। अभी तक तो मुस्लिम लीग नून PTI और खान साहब की नाअहली पर सवालात उठा रही थी, लेकिन अगर इनसे भी हालात कंट्रोल नहीं होते तो जो मौजूदा हुकूमत है इनकी अहलियत पर भी सवालात उठेंगे। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है पंजाब का मार्का कितना बड़ा है, इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले अपने पैनल के लिए सवाल छोड़कर गई थी कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत क्या है। या सब 17 जुलाई के मार्के पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात अभी से सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, टारगेट कर रही है इलेक्शन कमीशन का, और इसके साथ साथ धांधली का वावेला भी अभी से शुरू हो चुका है। क्या अहमियत है इन इंतखाबात की? ज़रा उससे पहले एक मुझे जब बात करने दें, जो हमें आज एक नई मईशत का सबक जो हमारे पहले सेगमेंट में दिया गया है, आज ये नया चीज़ आई है, रेड जोन से हम बच गए। वो कोई ये मुझे बता दे कि रेड जोन अगर ये है तो 182 रुपए डॉलर के वो नज़दीक है ज़्यादा रेड जोन के, या 214 में चला जाए तो वो रेड जोन पे आज 208 हो गई है। 208 ही सही आपकी मान लेते हैं। 182 नज़दीक है रेड जोन के या 208? 20 बिलियन डॉलर नजदीक है रेड जोन के। ये जो है आज वो मिला के सुरंगें बिछाई थी अच्छा, गवर्नमेंट के लिए रेड जोन वो हो गया है। पहले वाले तो कहते थे वेंटिलेटर में है मईशत। ये जो कह रहे हैं डिफॉल्ट से बच गए। शौकत तरीन के जमाने में डिफॉल्ट की बात ही नहीं हो रही थी। अच्छा, ये तो गुफ्तगू अब बनाई जा रही है, और ये जो है रेड जोन वाली बात अब हो रही है। वो बिल्कुल एक ठीक ठाक तरीके से IMF से निगोशिएट कर रहे थे। तल्ले लग के ये, क्योंकि ये जो सत्यानाश हुआ है, बात होनी चाहिए इन 2.5 महीनों की। अच्छा, शहबाज शरीफ ये 2.5 महीने वज़ीर आज़म है ना, आप 2.5 महीनों का हिसाब मांग रहे हैं इनसे। चले ऐसा भाई यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे वो गोरख फिरा जाता है कि 73 कौन है रिस्पॉन्सिबल, सारे हैं, और इन्होंने 2.5 महीने में सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, 182 से आप 208 कह रही हैं, आपकी जबान मुबारक हो, और ज्यादा वो नीचे आए और रुपए की कदर में और मजबूती आए। ये 2.5 महीने में हुआ है। ठीक है। रिजर्व्स डिप्लीट, ब्लीड, मतलब उनका जो खून हुआ है रिजर्व्स का, वो 2.5 महीने में हुआ है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं मुश्किल फैसले,
आके कर रहे हैं, तो 2.5 महीने के हिसाब से करें। इस 2.5 महीने का जवाज क्या था? वो जो हमें बताया गया कि जी वो जो कैपिटल जो था वो जो था अकाउंट, वो जो करंट अकाउंट था उसमें ज्यादा वो गैप था, उसकी वजह से ये 2.5 महीने कौम के ऊपर डाले गए हैं कि आप रिजर्व्स भी जाएं, फलाना भी जाए। आप जो बात करते थे अवाम को रिलीफ, और आज चने की क्या है, चने की कीमत क्या है, खुर्दनी तेल की क्या है। और मैं फिर से कहूंगा, वो जिस स्टोर से आप लेती हैं शायद अपना सौदा, हमें भी उसका पता बता दें, बल्कि बहुत बता महंगी दें कि वहां पे कर दें। और ये बात है कि ये जो आपने ड्रामाबाजी नाटक जो है आपने 2.5 महीने का किया है, और इसके पीछे ये जो इत्तेहादी हुकूमत जी। और ये 11 पार्टीज हैं, कोई दुनिया में एल्फी नहीं जो इन 11 पार्टियों को जोड़ सकती है। वो लेकिन कौन जोड़े सी में अब- एल्फी इस्तेमाल की गई थी, वो कहां से वो लगाई गई थी, वहां से। चले 2.5 महीनों का हिसाब सलमान वो साहब से ले लेंगे। आप कर- पंजाब का बताएं आप। हैं जी? पंजाब का बताएं, ज़िमनी इंतखाब कितनी अहमियत का हामिल है? क्या अहमियत का हमल है। और चीफ सेक्रेटरी हमारा, आईजी हमारा, अच्छा, वो हमने पुलिस को भेज के यहाँ पे हम मुंतखब हुए। यहाँ पे पहले हम फ्लैटिस में गए थे, हमने इजलास कराया था, फिर हमने यहाँ पे अब जो है हमने पड़ोस में ईवान इकबाल में हमने वहाँ कराया है। हमने वो सारा जो है वो लॉ सेक्रेटरी के नीचे वो दे दिया है। जो ऑर्डिनेंस पास होता है उस पर बहस ही नहीं हो सकती। वो जो है इंतज़ार मुंतज़िर है कि 12 बजे रात को अदालतें उस ऑर्डिनेंस को सुनने के लिए जो बलीगो रहमान साहब ने पास किया है, ऑर्डिनेंस जो किया है कि लॉ सेक्रेटरी के नीचे पंजाब हुकूमत ये असेंबली के साथ मेरे ख्याल इतनी बेहुरमती मार्शल लॉ हुकूमतों ने नहीं की। जब यहाँ पे पंजाब असेंबली में वो DMLA बैठा करते थे, वो डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का हेडक्वार्टर पंजाब असेंबली ज़ियाउल्लाह के ज़माने में हुआ करता था, तो तब उसका ये हाल नहीं हुआ जो इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पे वो सारा मुक्केबाजी हो रही है फलान। हाँ जी, परेज राई ने ये क्यों किया था, बंदे क्यों। और जब आपने हुकूमत हटाने के लिए और इत्तेहाद बनाने के लिए आप एल्फियों से आप शुरू कर रहे हैं काम, तो फिर दूसरों पे आप कैसे गिला कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, इमरान खान का जारहाना अंदाज, और उसने कोई मटर बम वो चला रहा है, बयान दे रहा है वो। अच्छा, आप बयान नहीं वो बर्दाश्त कर सकते। ठीक है। PTI ने पूरे मुल्क का जखीरा जो है टेयर गैस चलनों का वो बर्दाश्त किया, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, वहां से लेके अटक तक। वो जो है जारहाना नहीं है हुकूमत अमली, वो कानून की हुक्मरानी है। ये रोज बयान सिर्फ एक देता है। हाँ, एक बात है बयान के हवाले से मैं कहूँगा, खान साहब को अब थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। ये अमेरिका का ये जान जो हर तकरीर में अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ऐसे किया, ये थोड़ा सा जरा उस पर नजरसानी करें। ठीक है। इनको कोई सिखाने वाला हो, इनको कोई बताने वाला हो कि ये अमेरिका का खाड़ा आप छोड़ दें। ठीक, एल्फी तक रहे कि जिन्होंने एल्फी लगाई, ठीक है। जो असल जो हुई है बात यहाँ पे एल्फी वाली हुई है। ठीक है, तो मुफ्त और और मुफीद एल्फी मशवरे वाले जो अयाज साहब सारे की जानिब इनको से। लेकर आए हैं वहां तक आप रहे। अमेरिका कर रहे हैं, अपना बयान आप थोड़ा उसमें ठीक है, अपने बयानिए को बदलने की जरूरत कमजोर है। कर। ठीक है, खान साहब को मुफीद मशवरा दिया याद साहब ने। लेकिन सलमान साहब, क्या आप 70 साल तारीख बता रहे हैं, 2.5 महीनों में हुआ है जो कुछ हुआ, याद साहब कह रहे हैं। देखें, एक बात तो बारूदी सुरंगें बचाने के एतराफ़ के बावजूद अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया गया है तो ये रेड जोन से बाहर आने के मुतरादिफ है। अच्छा। और जहाँ तक वो डॉलर का रोना पीटना है, भाई डॉलर अगर 185 से आ गया 212 पे, तो वो 116 से भी तो 185 पे आया था। तो बात ये कि हमें हकायक की बुनियाद पे ही बात करनी चाहिए और रोने धोने वाली कोई बात नहीं है। सियासत के अंदर बात ये कि आपने एक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो नफ़रतें पैदा की गई हैं, किसने पैदा की है, क्यों कर पैदा किया है, ये सारा मुआशरा जानता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में एक पॉजिटिव तर्ज अमल रहा है। और जहाँ तक आपने वो जो पंजाब का जिक्र किया है, देखिए बात यह कि ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन बड़े इम्पोर्टेंट है और 20 हल्कों में ये इलेक्शन हो रहा है और 20 नशिस्तों में से 10 नशिस्तें वो थी जो लोग आज़ाद उम्मीदवार जीत के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे
और उस प्रोसेस में शामिल हुए थे जिसमें एक जहाज़ बड़ा हरकत में आया था कि पंजाब के तरीन साहब अंदर जो 2018 के इलेक्शन में एक्सरीती पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी 129 नशिस्तों के साथ, दूसरी पार्टी थी तहरीक इंसाफ, लेकिन चूंकि एक सिस्टम बना दिया गया था कि जिसको ऊपर गवर्नमेंट देनी है उसको नीचे भी देनी है। और आपको याद होगा गालबन उसको किताब एंक करनी थी, मैंने पहले बताया था कि ये सिस्टम बन रहा है कि पंजाब भी उन्हें दिया जाएगा। भाई पंजाब के अंदर आप डिलीवर करते ना कि पंजाब की जो सूरत हाल 3-3.5 साल रही है वो सबको पता है। तो बुज़दार कि साहब क्या ने डिलीवर नहीं किया आपकी नज़र में? मेरा ख्याल मैं उस पर तबसरा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हमें उस इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। एक तो ये इलेक्शन पुरअमन होने चाहिए और इस इलेक्शन पे हुकूमतों के मुस्तकबिल का भी इंसार है और ख़ुद इलेक्शन कमीशन का भी। देखें बात यह कि इलेक्शन कमीशन अभी तक के मैं जो देख रहा हूँ वो ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहा है, वो एक एक चीज़ का नोटिस ले रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें, और कुछ लोगों की सियासत का इंसार ही कि आप अभी से कह रहे हैं जी धौंस और धांधली, भाई उससे बड़ी धौंस और धांधली क्या हुई थी 2018 में? उससे बड़ी पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को पता था कि क्या कुछ हो रहा है और इसी प्रोग्राम में लोग बताते थे कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह लोगों को शामिल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है और इन 20 इलेक्शनों का जो रिजल्ट है वो ना सिर्फ हुकूमतों के मुस्तकबिल का तयन करेगा बल्कि आने वाले आम इंतखाबात पर भी इसके असरात होंगे और पता चलेगा कि वो तब्दीली सरकार और जो पंजाब गवर्नमेंट है इनकी पॉलिसीज़ के असरात क्या आम आदमी पे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई का एक रुझान है कि जहाँ पर खान साहब ने छोड़ा था उसके बाद इनके दौर में शुरू हुआ है। और पाकिस्तान के लोगों का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जी आप देखें कि वो तमाम सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद वो अपना हक़ राय दही आके पॉलिटिकल फोर्सेस पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप कुव्वत पाकिस्तान के लोगों से लेके मसनद इक़्तिदार पे पहुँचते हैं तो कम अज़ कम आपको इतनी फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए कि आपकी इस जमहूरियत के समरात जमहूर पे भी होने चाहिए और उनको कोई रिलीफ मुहैया करना चाहिए। और आखिरी बात यह कि जी उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। देखें बात यह कि मैं समझता हूँ कि मैंने ये 20 हल्कों को जिस तरह देखा है कि 11 सीटें पंजाब गवर्नमेंट के लिए लाजम है जीतना। अब वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कह दिया कि जो बात हो रही है मार्केट में वो 18 है और 2 हमारी होंगी। मेरा ख्याल उनके इस बयान से मायूसी जाहिर होती है। ठीक है, तो शामी साहब आपको क्या लगता है महंगाई के तूफान में अवामी रद्द-ए-अमल यकीनन वोट्स के जरिए सामने आएगा, तो ज़िमनी इंतखाब में नून लीग और PTI दोनों की सियासी साख उभर कर सामने आएगी? कितने इंपॉर्टेंट हैं ये इंतखाबात? देखिए इससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी साफ़ी साहब ने ये कहा था कि चीन से जो पैसे आए हैं वो बैंकों ने फराहम किए हैं और ये कमर्शियल लोन है। और ये देखिए ये बैंकों के कंसोर्शियम ने फराहम किए हैं लेकिन 1.5% शरह सूद है जी, यानी बहुत कम शरह सूद पर ये पैसा मिला है। और दूसरी बात यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को गुज़श्ता हुकूमत ने जो ऑफ़र की थी वो इससे कई गुना ज़्यादा थी शरह सूद, 4-5 गुना ज़्यादा शरह सूद थी जो उनको ऑफ़र की गई थी और उन्होंने अपने पैसे रखवाए थे यहाँ अपने अकाउंट में पाकिस्तान के। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो आने वाला इलेक्शन है इस पर बड़ा इन्हसार है पंजाब की सियासत का और ये तय करेगा कि यहाँ किसकी हुकूमत होनी है। अगर इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हार जाती है तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अगर वो जीत जाती है तो फिर सूबाई असम्बली में भी तब्दीली आएगी और हुकूमत भी मुस्तहकम हो जाएगी। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 20 नशिस्तों के, उनमें से आधी नशिस्तें तो वो हैं जहाँ आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। Exactly. और वो आज़ाद उम्मीदवार बाद में PTI में शामिल हुए। तो वो एक इलेक्टेबल्स हैं जिनके हल्के हैं और महंगाई के बावजूद मेरा नहीं ख्याल है कि लोग जो हैं अपनी जमाती वाबस्तगियाँ छोड़ चुके हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे जो लोगों के सर्वे हो रहे हैं और लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक अपनी अपनी पार्टियों से लोगों ने बगावत नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है और जिस तरह इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं उससे PTI के जो कारकुन हैं उनके हौसले पस्त होंगे। उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और मैदान में मुकाबला करना चाहिए। लेकिन उलझन ये है
कि मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादियों की सबसे बड़ी ताकत जो है खुद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, क्योंकि वो जहाँ जो हमले कर रहे हैं दुनिया भर में और जिन लोगों को निशाना बना रहे हैं और जिन ताकतों को गोया उनको जोड़ रहे हैं अपने खिलाफ, तो इस तरह से हुकूमत को तवानाई फराहम कर रहे हैं। तो अयाद अमीर साहब ने तजवीज़ पेश की है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको ट्यूटर की ज़रूरत है। मेरा ख्याल तो अयाद अमीर साहब की खिदमत हासिल करनी चाहिए ताकि उनको को बताएं वो हिकमत अमली वो बेहतर बना सकें और अपने पत्ते जो हैं वो ठीक तरीके से फेंक सकें। अभी तो उनका इधर भी हमला है उधर भी हमला है, तो अगर सारे लोगों पर अब हमले करते रहेंगे तो अपने मुखालफों को ताकतवर कर देंगे। ये बात उनकी नज़र से ओझल नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब को ठीक है, चकवाल से वैसे शामिर भी साहब ने थोड़ी भी तवक्कुआत बहुत है। मुफीद तजवीज़ दी है खान साहब को, उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत है। लेकिन साफ़ी साहब, हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, इन इंतखाबात में शख्सियत का सहर बरकरार रहेगा या सियासी वाबस्तगी का, और क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पंजाब किसका है, ये इन इंतखाबात से वाज़े हो जाएगा? जी, ये देखिए, ये ज़िमनी इंतखाबात कोई आम इंतखाबात नहीं है, ये दो बयानियों के दरमियान एक जंग है। अपोजिशन का बयानिया भी इसमें साबित हो जाएगा कि अगर वाकई अवाम, जिस तरह हम अवाम का यहाँ पे रोना रोते हैं, और वो हम जो मेरे ज़ाती मुशाहिदा या जो मेरा तज्ज़िया ये है कि अवाम तंग है इस हुकूमत से भी, तो अगर वाकई अवाम तंग हुई तो ये जो 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो उस पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून को, और उनके जो नामज़द या उन सबसे सपोर्ट करदा जो उम्मीदवार है वो हार जाएंगे। लेकिन जिस तरह बात की गई कि ये कोई आम उम्मीदवार भी नहीं है, ये इलेक्टेबल है, और इलेक्टेबल के साथ साथ इस वक्त उनको मुस्लिम लीग के वोट बैंक का भी सपोर्ट है। और आप मुझसे बेहतर ये पूरा पैनल जानता है कि पंजाब में जहाँ जहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी का भी 4-5-6 हज़ार का वोट बैंक है, वो भी उस पड़े में जाएगा। हुकूमती जो उम्मीदवार होते हैं या उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होते हैं, तो ज़्यादा इम्कानात और ज़्यादा चांसेस यही है कि मुस्लिम लीग नून को इसमें फ़ोक़ियत या उनको जो है ज़्यादा बरतरी हासिल होगी। और अगर कोई अनहोनी हुई और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 से ज़्यादा नशस्तें या 8 से ज़्यादा नशस्तें भी जीत ली, तो ये यकीनी तौर पर अवाम के गुस्से का इजहार होगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि अवाम अब मुस्लिम लीग नून से भी तंग आ चुकी है और इत्तेहादियों से भी तंग आ चुकी है। यहाँ पे बात की गई दानली की, तो खान साहब बहुत बरमला इजहार कर रहे हैं, नाम ले ले के लोगों पे वो बता रहे हैं कि ये यहाँ से और यहाँ इन मकामात से दानली की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2018 में हमने देखा था कि जब दानली करवाने की, जो प्री पोल रिगिंग करवाने की कोशिश की थी, उस वक्त महकमा ज़राअत जब हरकत में आ गया था तो वो लोग आ गए थे, क्योंकि दानली के कुछ मज़ाहिर होते हैं। दानली ऑब्वियस मज़ाहिर के सामने हमें बताना होता है, या जो लोग इल्ज़ाम लगाने वाले होते हैं वो हमें फिर बताते हैं कि इस किस्म की दानली हो रही है। तो जो नामज़द उम्मीदवार थे वहाँ पे, जब महकमा ज़राअत ने उन लोगों को MPI और MNS को उठाया, उनसे जो टिकट छीने गए या उनको बिटाने की कोशिश की, तो उन्होंने आके TV पे हमें बताया, मीडिया पे बताया। तो खान साहब के और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को अगर इस तरह लेकिन के साफ़ी साहब, इलेक्टेबल्स का आप सब जिक्र कर रहे हैं, इन इंतखाबात में इलेक्टेबल्स की कितनी अहमियत होगी? क्योंकि खान साहब कह चुके हैं अब हम इलेक्टेबल्स की तरफ नहीं देखेंगे, टिकट सोच समझ कर दी जाएंगे। नहीं, मैं इलेक्टेबल नून के हक़ में जा रही है ना बात। चले खान साहब का अगर ये बयानिया है या उनका ये नैरेटिव है तो बहुत अच्छी बात है कि इस दफ़ा वो इलेक्टेबल के पास नहीं जा रहे। लेकिन नून तो और इत्तेहादी जो है या जो मुनहरिफ अरकान है वो तो मुस्लिम लीग नून के ही उस पे प्लेटफार्म पे या उनकी आशीर्वाद से इलेक्शन में जा रहे हैं ना। मैं उस तनाज़र में बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्टेबल की एडवांटेज इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून को हासिल हो रही है, तो इसमें ज़्यादा इम्कानात ये है कि मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। और मुझे इत्तिफाक है कि अगर इस इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत के साथ ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो ना सिर्फ पंजाब में इस्तेहकाम उनके हक़ में चला जाएगा बल्कि मरकज़ में भी फैसला हो जाएगा इन ज़िमनी इंतखाबात से कि पंजाब किससे, और इससे सियासत का रुख का तयन भी हो जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।